गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का सागर वेलफेयर सोसाइटी में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं जो है अपना पेडागॉजी का लेक्चर नंबर 11। आइए हम आपको दिखाते हैं जो है, कल का हमने आपको दिखाया है जो है और इसके पहले भी हमने दिखाया है जो, क्योंकि यहाँ पर शिक्षण जो मेथड हम आपको दिखा रहे हैं, ये शिक्षण मेथड जो है कई हैं जो है, समझिए आप। जब कई हैं जो तो उसके लिए हमें क्या है जो पार्टों में बांट करके ही पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे हमने आगमन विधि, निगमन विधि भी बता चुका है जो है, और इसके बाद जो है आपको जो है हमने संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि भी बताया है, और प्रत्यक्ष विधि भी बताया, प्रोजेक्ट विधि भी बताया है, और इसके साथ ही हम लोग कहेंगे समस्या समाधान विधि भी हमने बताया, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो है आपके टेट, सी टेट और हम कहेंगे हायर के लिए भी जो है। अब आइए आज हम आपको 3-4 और मेथड बताते हैं, और इसके बाद फिर हम आपको सिद्धांतों की तरफ लेकर के चलते हैं जो है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग शिक्षा। इस शिक्षा से हमको आता है शिक्षण विधि, शिक्षण विधि, या हम कहेंगे जो है अध्यापन विधि। अब देखिए आज हम आपको लेकर के आए हैं जो है यहाँ पर 4 शिक्षण विधियों को लाए हैं जो है, जिसे हम कहेंगे पहला सुकराती विधि, या आबलिक हम कहेंगे प्रश्नावली विधि, या हम कहेंगे प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि। दूसरे के तहत हम लोग आते हैं, कहेंगे ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये ह्यूरिस्टिक, या इसे हम लोग कहेंगे शोध, या हम कहेंगे या खोज विधि, खोज विधि। इसके बाद हम लोग तीसरे पे आते हैं अपना डाल्टन, यहाँ पर हम कहेंगे डाल्टन विधि, डाल्टन विधि। और चौथे के तहत हम आपको लेके आए हैं वर्धा विधि। इस तरीके से आज हम आपके सामने जो है शिक्षण की 4 विधियां लेकर के आए हैं, या अध्यापन कला की हम कहेंगे 4 विधियों को लेकर के हम आए हैं जो है, जिसे हम पहले कहेंगे सुकराती विधि। इस सुकराती विधि का दूसरा नाम है प्रश्नावली विधि, या हम कहेंगे प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद दूसरा हमारा है ह्यूरिस्टिक विधि, या हम कहेंगे शोध विधि, या बोलेंगे खोज विधि। और तीसरा हमारा है डाल्टन विधि, और चौथी हमारी है वर्धा विधि। वर्धा विधि को हम लोग जो है दूसरे नाम से भी बोलते हैं बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा विधि, बुनियादी शिक्षा विधि भी बोलते हैं, या बुनियादी तालीम भी बोलते हैं, या बुनियादी तालीम, बुनियादी तालीम, या इसे बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। अब आइए इसके तहत हम लोग जो है अलग अलग जो है सभी विधियों को देखते हैं जो है यहाँ पर। और सबका जो है हमें कहेंगे जो है कि सब बहुत ही इजी विधि हैं, बस उसके मेन फैक्ट को हम लोग को क्या करना है जो जानना है जो है। तो इस मेन फैक्ट को जानते ही हमारी विधियाँ जो है क्या हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। हमें मालूम हो जाएगा कि बच्चों को हमें कैसे अध्यापन कराना है जो है। तो सुकराती विधि के तहत पहले हम आते हैं जो है और आपको दिखाते हैं जो है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है जो है। सुकराती विधि, देखिए सुकराती विधि का जो हमारा जो है जो संस्थापक है या प्रवर्तक है जो है, मीन्स
सुकराती विधि किसने दिया अगर पूछा जाता है तो हम कहेंगे वुडवर्थ। वुडवर्थ, वुडवर्थ इसके प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक वुडवर्थ। यह विधि जो है शिक्षण की, यह विधि जो है वुडवर्थ ने दिया जो है। और उन्होंने क्या बताया जो है, उन्होंने कहा जो है कि जैसे जो है दूसरा नाम है जो है प्रश्नोत्तरी विधि जो है। तो बालक से क्या करना है हमें जो है, बालक के आंसर को बालक से ही जो है निकलवा लेना है जो है। या हम कहेंगे कि जो भी बालक क्वेश्चन आपसे करता है जो है उस क्वेश्चन का आंसर जो है बालक से जो है क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछ करके जो है उस बालक से ही उसके क्वेश्चन का आंसर निकलवा देना ही बोली जाती है सुकराती विधि जो है। जैसे बालक हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जो है तो हमने क्या किया, उसके क्वेश्चन से ही जो है उसके जो गत ज्ञान है उस गत ज्ञान से जो है हम क्या करते हैं जो है क्वेश्चन गत ज्ञान से पूछते हैं जो है, जिससे कि वो उसका आंसर बताता है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन उससे करेंगे जो है उसके उसी क्वेश्चन से संबंधित जो है दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसका वो आंसर बताता है। इसी तरीके से जो है उसका जो क्वेश्चन होता है जो है लास्ट सिस्टम में हम उसके क्वेश्चन को ही जो है उससे रिमाइंड कराते हैं जिससे वो उसका भी आंसर बता देता है जो है। इसी को हम लोग बोलते हैं सुकराती विधि जो है। हमें शिक्षार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षार्थी के माध्यम से ही निकलवा देना, ये हमारी बोली जाती है सुकराती विधि। अब देखिए कितना इजी है ये जो है। हम कहेंगे विद्यार्थी द्वारा पूछे गए सवाल का आंसर शिक्षार्थी से सवाल का आंसर शिक्षार्थी से प्रश्न पूछ कर आंसर निकलवाना सुकराती विधि कहलाती है। सुकराती विधि कहलाती है। देखिए कितना आसान है जो है कि शिक्षार्थी द्वारा पूछे गए सवाल का आंसर शिक्षार्थी से प्रश्न पूछ कर आंसर निकलवाना सुकराती विधि कहलाती है जो है। मीन्स हमें कुछ नहीं करना है जो है, हमें वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन से ही जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछ करके जो है उसके क्वेश्चन का आंसर खुद विद्यार्थी से ही निकलवा देना ही हमारी बोली जाती है सुकराती विधि जो है। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि। आइए ह्यूरिस्टिक विधि को हम दिखाते हैं आपको जो है। इसे हम लोग बोलते हैं पाकहर्स्ट। पाकहर्स्ट इसके प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक मीन्स संस्थापक। मीन्स ह्यूरिस्टिक विधि जो है या हम कहेंगे खोज विधि या हम कहेंगे जो है शोध विधि का जो है जन्मदाता कौन है, पाक ह्यूरिस्टिक है। मीन्स पाकहर्स्ट ही जो है हमें क्या किए, इस विधि को जो है बताया है जो है कि विद्यार्थियों को हमें कैसे जो है पढ़ाना चाहिए जो है। तो उन्होंने क्या बताया जो है, हम कहेंगे जो है कि उन्होंने बताया कि विद्यार्थी को एक ऐसी वातावरण में जो है रखिए जो है जहाँ पर जो है उसे समस्यात्मक चीज़ों के प्रति हमें क्या कर देना है जो है, उनको जो है हिंट्स करके जो है उसको मोटिवेट कर देना है जो है कि आप इसको कर सकते हैं जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे जो है बालक को उपयुक्त वातावरण में रखकर तथ्यों की खोज करने के लिए प्रेरित करना।
अब देखिए हम लोग क्या कहेंगे, बालक को उपयुक्त वातावरण में रखकर तथ्यों की खोज करने के लिए हम क्या करें, जो है उसको मोटिवेट करें, जो है कि आप इसे कर सकते हैं, जो है आपको ऐसा करना चाहिए, जो है आप इसे कर सकते हैं, जो है इसके साथ है ये जो है बालक को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाना। मीन्स हम बालक की गलतियों को जो है क्या करेंगे, जो है देखते रहेंगे, जो है कि बालक कहाँ कहाँ गलती कर रहा है, जो है और जहाँ जहाँ बालक गलती कर रहा है, जो है वहाँ वहाँ बालक को जो है रोक करके जो है उसको हम लोग एक सही दिशा में जो है ले जाने का कार्य करेंगे। जो है तीसरे स्टेप में जो है बोला गया है, जो है ह्यूरिस्टिक विधि में, कि इस विधि का प्रयोग जो है, इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम विज्ञान में किया गया। सर्वप्रथम विज्ञान में किया गया, बाद में गणित और भूगोल में, बाद में गणित और भूगोल तथा अन्य विषयों में किया गया। अब देखिए ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस विषय में किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि ह्यूरिस्टिक विधि का जो है प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस विषय में पढ़ाने में किया गया, जो है तो हम कहेंगे कि सर्वप्रथम विज्ञान विषय में जो है इस विधि का जो है पढ़ाने में प्रयोग किया गया। इसके बाद जो है फिर हम कहेंगे गणित में किया गया, इसके बाद भूगोल में किया गया, इसके बाद जो हम कहेंगे अन्य जितने भी विषय हैं लगभग सभी विषयों में जो ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग होने लगा है। जो है मीन्स हम कहेंगे जो है कि बच्चे को एक बेहतरीन वातावरण में रख करके उसको तथ्यों की खोज करने के लिए उसको हमको मोटिवेट करना है। अब बालक अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको सही रास्ते पर लाना है। जो है इसके तहत हम बच्चे को क्या करेंगे, विज्ञान विषय का जो है तथ्य देंगे जो है सर्वप्रथम, और उसमें उसे खोज करने के लिए हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। जो है तो इस तरीके से हमारी ह्यूरिस्टिक विधि जो है समाप्त होती है। जो है आइए तीसरा हम लोग देखते हैं डाल्टन विधि। डाल्टन विधि, आइए हम लोग देखते हैं कि डाल्टन विधि का प्रवर्तक कौन है। जो है हम कहेंगे कि डाल्टन विधि का प्रवर्तक जो है आर्मस्ट्रांग, ये पाकहर्स्ट को जो है डाल्टन विधि का जो है प्रवर्तक माना जाता है। जो है यहाँ पर हम कहेंगे कि डाल्टन विधि है क्या। जो है यहाँ पर देखिए डाल्टन जैसे नाम है, जो है लग रहा है जो है कि ये हमारा जो है क्या है, कोई व्यक्ति है या मनोवैज्ञानिक है, लेकिन ये डाल्टन हमारा कोई व्यक्ति नहीं है। जो है हम कहेंगे एक स्थान का नाम है। जो है उस स्थान के तहत जो है हम कहेंगे पाकहर्स्ट नामक एक वैज्ञानिक था जिसने इस विधि का जो है प्रयोग किया। जो है तो क्लास शिक्षण में जो है क्लास कक्षा रूम में अध्यापन में जो भी गलतियां होती हैं जो है उसके सुधार संबंधित ये हमारी जो है क्या है, विधि है। जो है हम कहेंगे कक्षा अध्यापन में हुई गलती के सुधार की यह विधि है। मीन्स अगर शिक्षक द्वारा कक्षा में जो है अगर अध्यापन कला में कोई जो है गलती होती है जो है तो उसके सुधार की ये विधि है। जो है इस विधि में हम लोग कहेंगे जो है कि साल का जो है क्या होता है, जो है एक खाका तैयार किया जाता है और सभी विषय संबंधित एक प्रयोगशाला होती है। जो है आइए देखते हैं सभी विषय हेतु
अलग अलग प्रयोगशाला होती है, प्रयोगशाला होती है और प्रशिक्षित या ज्ञानी अध्यापक विद्यार्थी की सहायता हेतु उसमें उपस्थित होता है। अब देखिए जो है सभी विषय हेतु अलग अलग प्रयोगशाला होती है और प्रशिक्षित या ज्ञानी अध्यापक जो है विद्यार्थी की सहायता हेतु उसमें उपस्थित होता है जो है। और साल में जो है हम कहेंगे एक वर्ष में जो है 9 से 10 असाइनमेंट का जो है बच्चों को कार्य वो देता है। मीन्स साल का जो है जो वर्क होता है जो है, अगले स्टेप में देखते हैं जो है एक वर्ष के कार्य को 9 से 10 भागों में बांटकर असाइनमेंट तैयार करने को विद्यार्थी को देता है। अब इस तरीके से जो है कोई भी हमारा जो सिलेबस होता है जो है वो सिलेबस हमारा जो है या तो छमाही होता है या वार्षिक होता है जो है। तो यहाँ पर हमारा छमाही न लेकर के वार्षिक की प्रक्रिया बनाई गई है जो है कि सिलेबस को जो है 9 से 10 भागों में जो है बांटकर जो है असाइनमेंट तैयार करने को विद्यार्थी को जो है देता है जो है। इसके तहत हम कहेंगे कि डाल्टन विधि जो है हमारी क्या होती है, हम कहेंगे एक रेगुलर वे में जो है हम कहेंगे प्रति माह के हिसाब से असाइनमेंट की प्रक्रिया होती है जो है, जिसे एक तरीके से हम लोग कहते हैं कि बच्चों का ये क्या होता है, इंटरनल एक तरीके का ये टेस्ट होता है जिससे उनका ये पता लगाया जाता है कि बच्चों के जो है जो शिक्षा चल रही है वो सही दिशा में चल रही है या सही दिशा में नहीं चल रही है जो है। आइए अगला हम देखते हैं जो है अपना लास्ट मेथड जो है, जिसे हम कहेंगे वर्धा योजना या बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा हम कहेंगे। इसके जो प्रवर्तक हैं जो है महात्मा गांधी प्रवर्तक, मीन्स इसके प्रवर्तक हमारे जो है क्या है, महात्मा गांधी हैं जो है। तो आइए देखिए बेसिक शिक्षा, नाम बहुत आता है, बेसिक शिक्षा, बेसिक प्राइमरी शिक्षा, बेसिक उच्च शिक्षा जो है। तो यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा की प्रक्रिया है जो है ये हमारी महात्मा गांधी के तहत है जो है। यहाँ पर जो है उन्होंने बताया जो है कि जो भी बच्चे हमारे होते हैं जो है उन बच्चों के तहत जो है उन्होंने एक क्राइटेरिया लिया जो है, जिसे हम लोग कहते हैं जो है कि 7 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। ये महात्मा जी का जो है एक हमारा जो है सिद्धांत रहा जो है, या हम कहेंगे विचार रहा जो है कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हमको देनी चाहिए जो है। अगला स्टेप लिया इन्होंने जो है कि सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा हस्त कौशल पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
विशेष ध्यान देना चाहिए। मीन्स उन्होंने जो है सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा उन्होंने बोला जो है कि हस्त कौशल की शिक्षा इनको जो है ज़्यादा देनी चाहिए। जो है इस हस्त कौशल द्वारा हम लोग कहेंगे जैसे कताई बुनाई जो है, सिलाई कढ़ाई, ये हमारी क्या है, हस्त कौशल है जो है। तो इस तरीके के बच्चों को जो है शिक्षा हम लोग को जो है ज़रूर देनी चाहिए जो है, जिससे कि वो भविष्य में जो है आत्मनिर्भर बन सके। जो है अगला स्टेप देखिए इन्होंने क्या कहा है जो है, इन्होंने नेक्स्ट स्टेज में बोला कि स्वावलंबी शिक्षा देनी चाहिए। अब देखिए स्वावलंबी शिक्षा हम कहेंगे ये शिक्षा हमारी क्या है जो है, मीन्स ऐसी शिक्षा जो है कि बच्चों के जो है कार्यों को जो है बिक्री करके जो है शिक्षकों का वेतन जो है निकाला जा सके। जो है वह शिक्षा जो है हम कहेंगे वह शिक्षा जिसके द्वारा विद्यार्थी के कार्यों को बिक्री कर शिक्षक का वेतन निकाला जा सके। मीन्स वह शिक्षा जिसके द्वारा शिक्षार्थी के कार्यों को बिक्री कर जो है शिक्षक का वेतन निकाला जा सके, उस शिक्षा को हम लोग बोलेंगे स्वावलंबी शिक्षा जो है। तो इस पर बाद में क्या हुआ, इस पर बाद में आपत्ति हुई और इसे रोक दिया गया जो है, क्योंकि यहाँ पर यह था कि इन बच्चों के जो है जो भी शिक्षा कौशल है उसको जो है बिक्री करके उतनी जो है बजट नहीं बनाई जा सकती जिससे शिक्षकों का जो है वेतन दिया जा सके। जो है इसके साथ ही आइए अगले स्टेप में इन्होंने बताया जो है, उन्होंने बताया कि जब तक बालक हाथ से कार्य नहीं करता तब तक श्रम का महत्व नहीं समझ पाता है। अतः हम कहेंगे जो है कि बच्चे को हाथ से कार्य करने की जो है शिक्षा देनी चाहिए जो है, तभी वो अपने श्रम का, अपने कार्य का वो महत्व समझ पाएगा जो है। और इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा हमारी जो है क्या हुई, समाप्त हुई जो है। अब आइए आपको हम एक सिद्धांत की तरफ ले चलते हैं जो है। आज आपको हम बताएंगे जो है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है होलार्ड और मिलर को कहा जाता है। होलार्ड और मिलर होलार्ड और मिलर प्रवर्तक। देखिए होलार्ड और मिलर ने जो है पुनर्बलन का सिद्धांत दिया जो है। तो यहाँ पर देखिए पुनर्बलन होता क्या है जो है, पुनर्बलन हम कहेंगे कि एक ऐसा उद्दीपन जो है जिसको देने से जो है सदैव बालक में अधिगम होता है जो है, उसे हम लोग पुनर्बलन बोलते हैं। एक ऐसा उद्दीपन जिसको देने से सदैव अधिगम होता है
उसे हम लोग पुनर्बलन बोलते हैं जो है। तो देखिए हम लोग कहेंगे जो है कि जो भी चीज़ें हमें जो है करनी है जो है वो अध्यापन संबंधित ही करनी है। तो यहाँ अधिगम का संबंध भी हमारा किससे होता है, जो अध्यापन से होता है। अगर बेहतरीन अध्यापन है तो अधिगम बेहतरीन होगा, अगर अध्यापन खराब है तो अधिगम खराब होगा जो है। तो इसलिए हम उन्होंने बताया जो है कि पुनर्बलन एक ऐसा उद्दीपन होता है जिसको देने से अधिगम सदैव में अच्छा होता है जो है। अब आइए आप देखते हैं जो पुनर्बलन के कितने घटक होते हैं जो है। पुनर्बलन के घटक, पुनर्बलन के घटक, देखिए पुनर्बलन के 4 घटक होते हैं जो। आइए चारों को हम आपको दिखाते हैं जो है। और 4 घटक के तहत ही हम कहेंगे जो है 4 हमारे पास जो है क्या होते हैं जो है, थॉट भी होते हैं। 4 हमारे घटक होंगे और 4 ही हमारे क्या होते हैं, पुनर्बलन के जो है थॉट होते हैं जो है। पहला हम कहेंगे अंतर्नोद, अंतर्नोद जिसे इंग्लिश में हम लोग जो है ड्राइव बोलते हैं, ड्राइव। आइए हमारा ये ड्राइव क्या होता है, हम कहेंगे कि हमारा ये आंतरिक मोटिवेशन होता है, आंतरिक अभिप्रेरण, आंतरिक अभिप्रेरण। इसी तरीके से जो है दूसरा हम लोग देखते हैं जो है उद्दीपन जिसे हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं, स्टिमुलस। और तीसरे के तहत हम कहेंगे जो है कि स्वयं का व्यवहार। और इसी के तहत हम लोग जो है कहते हैं जो है चौथा पुरस्कार। अब देखिए पुनर्बलन के 4 घटक होते हैं जो है। हम कहेंगे अगर बच्चा आंतरिक मोटिवेट हो गया जो है, अंदर से जो है क्या हो गया, उसमें इच्छा जागृत हो गई कुछ करने के लिए जो है, तो क्या होगा जो है वो इच्छा ही हमारी क्या है, पुनर्बलन है जो है। मीन्स उसका अधिगम जो है बेहतरीन होगा। क्योंकि हम लोग कहेंगे कि अभिप्रेरण 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य अभिप्रेरण होता है और एक आंतरिक अभिप्रेरण होता है। जो आंतरिक अभिप्रेरण होता है उसे अंतर्नोद कहते हैं जो है। अगर बच्चा के अंदर जो है ये इच्छा जागृत हो गई जो है, वो मोटिवेट हो गया कि ये जॉब हमें लेनी ही लेनी है या ये चीज़ हमें तैयार करना ही करना है जो है, तो उसका हम कहेंगे एक क्या होगा, उसका एक ये पुनर्बलन होगा। और इसके द्वारा हम कहेंगे उसका अधिगम बेहतरीन होगा जो है। हम कहेंगे बच्चे को उद्दीपन। अब उद्दीपन के तहत देखिए जो है उद्दीपन हमारा क्या होता है जो है, हम कहेंगे उद्दीपन हमारा जो है एक ऐसा जो है वस्तु होती है जो है, जो हम कहेंगे जो है कि उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पहन सकते हैं जो है, चला सकते हैं जो है। मीन्स एक ये वस्तु होती है जो है जिसको पाने से बालक क्या होता है जो है, पुनर्बलित हो जाता है किसी कार्य को करने के लिए जो है। फिर हम कहेंगे स्वयं का व्यवहार। अगर बच्चे का व्यवहार अगर अच्छा है जो है, तो उसे जो है हम कहेंगे जो है कि अपने आप क्या होता रहेगा, वो जो है पुनर्बलित होता रहेगा। फिर हम कहेंगे अगर बच्चे को पुरस्कार या शाबाशी, हम कहेंगे पुरस्कार या शाबाशी किसी अच्छे कार्य के लिए दी जा रही है जो है, तब भी वो क्या होगा, पुनर्बलित होगा जो है। हम कहेंगे शाबाशी के साथ साथ अगर हम कहें कि बच्चे को अगर डांटा जा रहा है जो है, तो भी हम कहेंगे कि वो पुनर्बलन होता है जो है। डांटना भी पुनर्बलन होता है जो है, क्योंकि उससे भी उसका जो है अधिगम होता है। अब ये है कि पुरस्कार की तुलना में अधिगम उससे कम होता है जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे जो है कि जो होलार्ड थे जो है, उन्होंने पुनर्बलन के जो है 4 घटक बनाए जो है, बताए, जिसे हम लोग कहते हैं पहला अंतर्नोद, दूसरा उद्दीपन, तीसरा स्वयं का व्यवहार, चौथा पुरस्कार जो है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है ये चारों जो है इनके जो है जो घटक हैं जो है, चारों घटक जो है 4 विचारों पर आधारित रहे हैं जो है। तो यहाँ पर देखिए हर इनका एक घटक एक विचार पर आधारित है जो है। जैसे अंतर्नोद, आंतरिक अभिप्रेरण के तहत इन्होंने बोला जो है वांट समथिंग। यहाँ पर हम कहेंगे वांट समथिंग, कुछ पाना चाहता है जो, कुछ पाना चाहता है।
अब देखिए जो अंतर्नोद, अंदर से उसमें इच्छा जागृत हो गई, मीन्स ये कुछ पाना चाहता है जो है, उसके तहत हम कहेंगे जो है कि ये क्या हो गया, कुछ पाना चाहता है, इसलिए उसमें अंतर्नोद हुआ, मीन्स हम कहेंगे वो पुनर्बलित हुआ जो है। दूसरे तहत हम कहेंगे उद्दीपन जो है, उद्दीपन के तहत हम कहेंगे नोटिस, नोटिस समथिंग, नोटिस समथिंग। अब देखिए हम कहेंगे कि कुछ ध्यान देना, कुछ ध्यान देना, ध्यान देना। अब देखिए उद्दीपन है जो है, मीन्स क्या करेगा जो है, कुछ पाना है उसे जो है, तो क्या करना पड़ेगा जो है, कुछ ध्यान देना पड़ेगा, मीन्स कुछ उद्दीपन के प्रति, मीन्स उसे जो उद्दीपन उसकी जो बुक है जो है, उस बुक पर उसको ध्यान देना पड़ेगा। अगर उसको जाब पानी है, यहाँ समझिए, उसको अगर जाब पानी है, कुछ पाना है, मीन्स उसको जाब पाना है, तो अपने विषय वस्तु पर ध्यान देना पड़ेगा जो है। जब वो ध्यान देगा जो है, तो स्वयं का व्यवहार डू समथिंग, क्या बोलेंगे यहाँ पर, डू समथिंग, समथिंग, कुछ करना पड़ेगा, क्या बोलेंगे यहाँ पर, तब उसे जो है कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। देखिए स्वयं का व्यवहार डू समथिंग, मीन्स उसे कुछ करना पड़ेगा। और लास्ट में उसका आता है पुरस्कार जो है, पुरस्कार कहेंगे जो है, उसे कुछ पाना पड़ेगा, गेट समथिंग, गेट समथिंग, गेट समथिंग। अब देखिए जो है, अब यहाँ पर कुछ पाना पड़ेगा, कुछ पाना, कुछ पाना। अब यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा जो है, यहाँ पाना के जगह हम लोग कुछ कहेंगे, कुछ चाह, वांट मीन्स चाह होती है, कुछ चाहता है जो है, कुछ चाह, कुछ हम कहेंगे चाह, कुछ उसमें चाह आएगी जो है, आएगी। जब वो अंतर्नोद होगा तो उसमें कुछ चाह आएगी, कुछ चाह जब आएगी तो वो कुछ ध्यान देगा उद्दीपन की तरह। इसके बाद जब कुछ ध्यान देगा तो कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ उसको करना पड़ेगा। जब वो कुछ करेगा तो क्या करेगा, कुछ पाएगा, कुछ पाएगा, इसे हम कहें कुछ पाएगा। तो इस तरीके से पुनर्बलन की प्रक्रिया के तहत हम लोग कहेंगे जो है कि यहाँ पर हमारे जो है कितने घटक मिले, पुनर्बलन के 4 घटक मिले, और चारों घटकों का संबंध 4 विचारों से रहा है जो है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि पहला उसका पुनर्बलन घटक अंतर्नोद, दूसरा उद्दीपन, तीसरा स्वयं का व्यवहार, चौथा पुरस्कार। ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं जो है कि अंतर्नोद का संबंध किस अभिप्रेरण से होता है। हम कहेंगे अंतर्नोद का संबंध आंतरिक अभिप्रेरण से होता है। आंतरिक अभिप्रेरण प्रक्रिया का संबंध होता है कुछ चाह से, कुछ ध्यान देने से, कुछ करने से, कुछ पाने से। तो हम कहेंगे जो है कुछ चाह से होती है, वांट मीन्स चाहना, समथिंग। तो इस तरीके से हमारा ये पुनर्बलन का सिद्धांत आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम आपको नया टॉपिक लेके आते हैं।